नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम लेके आए हैं आज होने वाले भूगोल के पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि इन्हीं से सारी चीजें हैं, कल तो हम उसके बारे में आपको बता ही चुके हैं, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट आने वाले हैं उन पर थोड़ा ध्यान देना। जैसे पहली चीज उपागम। उपागम को आपको अच्छे से पढ़ के जाना। कल्याण उपागम, आय उपागम, क्षमता उपागम और आवश्यकता उपागम। इन उपागमों को पढ़ देना है क्योंकि इसको ऑप्शनल में भी कई बार पूछता है और इनके प्रकार भी पूछता है। दूसरा है महाद्वीप, छोटा बड़ा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, सघन जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा आपको पता है? एशिया है सबसे अधिक जनसंख्या वाला और सघन जनसंख्या वाला। कृषि के प्रकार, बागाती कृषि कौन सी है? ये किन किन, जैसे कल हम आपको पढ़ाएं कि चाय कॉफी, ये सब क्या है? बागाती कृषि के उदाहरण हम। ठीक है। दूसरी चीज आपकी उद्योग आधारित, जैसे कृषि आधारित पूछ सकता है, खनिज आधारित पूछ सकता है, वन आधारित पूछ सकता है। तो उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि वन आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं। तीसरी चीज आपकी आती है भारत और श्रीलंका में जो चाय का उत्पादन था वो किसने किया था? तो भारत में चाय का जो उत्पादन लेके आए थे वो आए थे ब्रिटेन से, जो अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने चाय का उत्पादन शुरू किया था। तंबाकू पुर्तगाली लेके आए थे, ये याद रखना है आपको। फिर बात आती है कि फुटकर व्यापार के कितने प्रकार होते हैं? फुटकर व्यापार के सिर्फ दो ही प्रकार होते हैं। सघनतम रेलवे, यानी विश्व का सबसे सघनतम रेलवे का जाल जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? कौन से महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। वैसे सबसे ज्यादा रेलवे कहाँ है? अमेरिका में। देश में, अगर देश में पूछता है सर्वाधिक रेलवे की लंबाई किस देश में पाई जाती तो आप बताएंगे कि वो अमेरिका में पाई जाती है। लेकिन अगर महाद्वीप पूछता है कि सघनतम रेलवे का जाल कौन से महाद्वीप में, तो यूरोप में पाया जाता है। मानव विकास के क्षेत्र कौन कौन से आपको पता है? आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकी क्षेत्र क्या है? मानव विकास के प्रमुख क्षेत्र है। विश्व के प्रमुख बंदरगाह, जैसे आपसे कोई पूछ सकता है एक दो, जैसे हमने आपको बताया था श्रीलंका का हम्बनटोटा या कोलंबो कर सकते हैं। सिंगापुर खुद एक बंदरगाह है। ठीक है। आप जापान का टोक्यो कर सकते हैं, इंग्लैंड का लंदन कर सकते हैं। ये सब क्या है? एक तरीके के कनाडा का वैंकूवर कर सकते हैं। ये सब बंदरगाह शहर हैं। ब्राजील का बंदरगाह साओ पाउलो कर सकते हैं। तो विश्व में किसी भी देश के बंदरगाह पूछ सकता है। विश्व के किन्हीं दो बंदरगाहों का नाम लिखने के लिए आ सकता है तो आप बहुत दूर न जाके पाकिस्तान का कराची कर सकते हैं, ईरान का ग्वादर कर सकते हैं, जो प्रमुख बंदरगाह हो सकते हैं। मानव विकास के क्षेत्र के साथ साथ नगरों के प्रकार आपसे पूछ सकता है कि कौन सा नगर किस प्रकार का, जैसे ऐतिहासिक नगर, सांस्कृतिक नगर। हम आपको पढ़ा चुके हैं क्लास में भी कि ऐतिहासिक नगर क्या होते हैं, जिनसे ऐतिहासिक चीजें जुड़ी। जैसे दिल्ली आपका क्या है? एक ऐतिहासिक नगर है, यहाँ से आपका इतिहास जुड़ा है। आगरा क्या है? एक ऐतिहासिक नगर है। ठीक है। जैसे सांस्कृतिक नगर जहाँ पे हमारा कल्चर जुड़ा हो, संस्कृति जुड़ी। जैसे आपका लखनऊ हो गया, लखनऊ के साथ साथ बनारस हो गया। तो ऐसा नहीं कि बनारस या लखनऊ ऐतिहासिक नगर, ऐतिहासिक के साथ साथ सांस्कृतिक में दिल्ली भी आपका क्या है। अब बात आती है औद्योगिक नगर, यानी ऐसे नगर जहाँ पे मुख्य रूप से उद्योग धंधा ही हो रहा हो, वो क्या होते हैं? औद्योगिक नगर। शैक्षिक नगर क्या होते हैं? जहाँ मुख्य रूप से शिक्षा के लिए, जैसे आपका इलाहाबाद हो गया, कोटा हो गया, ये सब क्या है? शिक्षा के लिए। अगर आपसे कोई कहेगा कि हमारा बच्चा कोटा गया है तो सामने वाला क्या समझेगा? पढ़ने के लिए ही गया होगा। और आपसे कह दे कि हमारा बच्चा सूरत गया तो मतलब क्या है? वो कोटा सूरत जो गया है वो किसके लिए? कमाने के लिए ही गया हो या रोजगार के लिए गया होगा। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद बात आती है क्रियाएं। हमने कल प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रिया मुख्य रूप से अनुसंधान और उच्च वर्ग की चीजें, समाहायक समितियां ही आती हैं। द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक ये क्रियाएं हो गई। नगरों के प्रकारों में एक नगर पूछ लेता है, गैरिसन नगर क्या है? कई बार पूछा कि गैरिसन नगर किसे कहते हैं? तो गैरिसन नगर उन्हें कहते हैं जहां पे किसी सेना की छावनी बनी हुई होती है, यानी जहां पे सेना, जैसे मेरठ में क्या है? छावनी है, इलाहाबाद में आपके तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोल देते हैं? गैरिसन नगर, जो सेना अपनी छावनी बनाती है जैसे नगरों पे। वो जल जल संभर क्या? जो पीने के पानी के लिए और कृषि के लिए जो पानी उपलब्ध, उसे हम जल संभर कहते हैं। जैसे खनिज उत्पादक, यानी पेट्रोलियम उत्पादक के कोई दो क्षेत्र, चार क्षेत्र, छह क्षेत्र आपसे पूछ सकता है तो आपको बताना है। देखिए असम का डिगबोई हो गया, एक तरीके से असम घाटी हो गई। अब देखेंगे बॉम्बे का बॉम्बे हाई हो गया, गुजरात का अंकलेश्वर हो गया। ठीक। अब तटीय क्षेत्र आप कह सकते हैं पूरा कृष्णा गोदावरी घाटियां हो गई, वो राजस्थान हो गया। अगर आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा या किस राज्य से तेल नहीं उत्पादित, तो उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, इनसे तेल कभी निकाला नहीं जाता। झारखंड, इनसे पेट्रोलियम नहीं पाया जाता, अगर ऑप्शन में भी पूछता है। कृषि के प्रकार आपको सारे पढ़ के जाने हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है कि कोई दो देशों के नाम बताइए जहां वाणिज्यिक कृषि की जा रही हो, तो वाणिज्यिक कृषि देख लीजिए कि आपका श्रीलंका ही चाय की कृषि कर रहा है। ठीक है। आपका ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, न्यूजीलैंड देख लीजिए, मुख्य रूप से डेयरी फार्मिंग के लिए जाना जाता है न्यूजीलैंड। मुख्य रूप से भेड़ पालन होता है वहां पे मुख्य रूप से। और आपका नीदरलैंड, डेनमार्क, ये सब क्या है? डेयरी फार्मिंग के लिए जाने जाते हैं। डेनमार्क हो गया, नीदरलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया। दक्षिण अमेरिकी देश है, उत्तरी अमेरिका में तो मुख्य रूप से समझ लीजिए एक डेयरी का क्षेत्र ही है, जो पूरा झील क्षेत्र है, महान झीलों का क्षेत्र। तो वो एक तरीके से क्या है? पूरा डेयरी का क्षेत्र ही
है। अब बात आती है बस्तियां। बस्तियों के प्रकार आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने, कल आपको बताए थे रेखाकार, गुच्छित बस्तियां, सघन बस्तियां, अर्ध सघन बस्तियां। इन बस्तियों के प्रकारों को भी आपको पूरा याद करके जाना है कि बस्तियां क्या होती हैं। सघन बस्तियां यानी बहुत घनी बस्तियां। पूछेगा सघन बस्तियां भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, आप बताएंगे उत्तर भारत में। विरल बस्तियां कहाँ पाई जाएंगी, भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में विरल बस्तियां पाई जाएंगी। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आपसे पूछ सकता है भारत में गेहूं उत्पादक के प्रमुख 2 राज्य कौन से हैं। तो प्रमुख 2 राज्य अगर देखा जाए, सबसे सर्वाधिक गेहूं कौन उत्पादित कर रहा है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद कौन उत्पादित करता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, पंजाब भी उत्पादित कर रहा है, लेकिन पंजाब प्रति हेक्टेयर में नंबर 1 पर है, ना कि सर्वाधिक में। प्रति हेक्टेयर में पंजाब नंबर 1 पर उपलब्ध है। ठीक है, तो पंजाब पूछ सकता है, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कृषि अलग अलग उत्पादन के कारक हैं। पंजाब ज्यादातर कृषि जो करता है तकनीक से करता है, मशीनीकृत है, जबकि उत्तर प्रदेश के किसान इतने समृद्ध नहीं है कि वहां के कृषि मशीनीकृत कर सके। क्लियर है। इसके बाद बात आती है जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा क्या, जो जैविक पदार्थों से जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त, कूड़ा कचरा, लकड़ी, जैविक ईंधन, तो ये सब क्या है, जैव ऊर्जा है। ठीक है, तो जैव ऊर्जा से पूछ सकता है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आप देखेंगे, ऐसे क्षेत्र जहां पे पर्वतीय हैं। 1981 में ऐसी हर उस जगह को पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत है जो धरातल से यानी समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचा था, जो 15 जिले में समस्त जनजातियों को भी शामिल किया गया। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को आप लोग पढ़ लीजिए, नियोजन वाला जो हमारा वीडियो उसमें पढ़ा हुआ होगा। सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि, कल आपको बताए थे कि सहकारी कृषि क्या है और सामूहिक कृषि क्या है। तो इन कृषि के प्रकार में आपको पहले ही बता चुके, इसको पढ़ के जाना है। पंतन क्या होते हैं, आपको बताए थे पंतन, वह बंदरगाह वाला जब वीडियो डालते कि पंतन कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, विस्तृत पंतन, ब्राह पंतन, आंतरिक पंतन, आंतरिक पंतन के साथ साथ औद्योगिक पंतन यानी ऐसे पंतन जो सिर्फ उद्योग धंधों के लिए, यात्री पंतन जो पर्यटनों के लिए उपयोग किए जाते हैं। विश्व के प्रमुख पंतन जो बंदरगाह है वही चीज है पंतन या बंदरगाह, वो आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, इसके बाद पूछ सकता है इसमें कि इंदिरा गांधी नहर के बारे में आप बताइए। इसका देखिए मुख्य रूप से क्या है, राजस्थान में बनाई गई, किससे बनाई गई है, जो आपकी व्यास नदी, सतलज नदी और व्यास नदी का जहां पे संगम होता है, वहीं व्यास नदी से एक छोटा सा बांध निकाला गया, हरिके बैराज। उस हरिके बैराज से निकलती हुई है, सकते हुए उसी से एक हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जिसकी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरीके से वो इसको बनाने का वो किया था। भू निम्नीकरण क्या होता है, भू निम्नीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे ये समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि भू निम्नीकरण क्या है। तो भू निम्नीकरण हम उसे कहते हैं जब हमारी कृषि में ज्यादा खाद बीजों और कीटनाशकों का प्रयोग करने से हमारी जो भूमि होती है वो क्या होने लगती है, धीरे धीरे करके खराब होने लगती है। लवणीय भूमि में परिवर्तित हो जाती है, रेह भूमि में परिवर्तित हो जाती है, धीरे धीरे करके भूमि हमारी मरुस्थलीय भूमि में परिवर्तित होने लगती है। उसे ही हम लोग क्या करते हैं, भू निम्नीकरण। परती भूमि क्या होती है, परती भूमि समझ रहे हैं, परती भूमि क्या है, परती भूमि ऐसी होती है कि जो कृषि कार्य के लिए कुछ समय के लिए छोड़ दी जाए, ताकि उससे कुछ समय के लिए छोड़ने से उसमें उत्पादकता फिर से आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, परती भूमि बोलते हैं। इसमें 2 प्रकार की, स्थायी परती भूमि, एक अस्थायी। अस्थायी मतलब 2-3 सालों के लिए छोड़ दिया गया और कृषि कार्य फिर कर लिया गया। इससे क्या होता है, भूमि अपनी उत्पादक क्षमता वापस ले आती है। और स्थायी परती जो हमेशा के लिए छोड़ दी गई वो क्या होती है, स्थायी परती भूमि। जो आपको कल वीडियो, अभी जो सुबह वीडियो आपको के लिए अपलोड हुआ है, और जो पुराने वीडियो मानचित्र वाले आपको पढ़ के जाने, जनसंख्या आपको पूरी पढ़ के जानी, नगरीय जनसंख्या कहाँ है सर्वाधिक, आपको बताया था सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पे आपके उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर वही प्रतिशत में पूछेगा कि प्रतिशत में सर्वाधिक कहाँ का है, तो वो गोवा का है और फिर मिजोरम का है। आपको जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता दर, ये सारी चीजें जनसंख्या से पढ़ के जानी है। विश्व में पूछ सकता है, और विश्व के प्रमुख राजधानी जैसे जापान की टोक्यो, बड़े बड़े शहरों की, चीन की बीजिंग हो गई, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, कनाडा की ओटावा, ब्राजील की ब्राजीलिया, फ्रांस की, इन विश्व की प्रमुख जो राज्य जो ज्यादातर आते हैं उनके बारे में आपको पढ़ के जानी है। इंग्लैंड की लंदन, तो इसको पढ़ के जरूर जाना है, क्योंकि मानचित्र में आपसे कोई ना कोई एक राजधानी जरूर पूछ सकता है। और बंदरगाह, विश्व के और भारत के बंदरगाह जरूर से जरूर देख के जाइए, कोई ना कोई बंदरगाह जरूर पूछेगा, 100% श्योर है। ठीक है, इस पे स्टार लगा के रखिएगा बंदरगाहों पर, या तो भारत का है तो विश्व का, हो सकता है दोनों ही पूछ ले। क्लियर है। तो आपके आज के पेपर के लिए बहुत बहुत आप लोगों को अग्रिम बधाई। अच्छे से पेपर करिए और कोशिश करिए कि 70 नंबर के पेपर में 65 प्लस तो लेके ही आए। हम तो कोशिश करेंगे 70 में 70 लेके ही आए आप सब लोग, लेकिन अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पेपर दीजिए। पेपर देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कई बार पेपर एक बार पढ़ने के बाद हमारे समझ में नहीं आता, तो उसको क्या करना है, एक बार दोबारा से पढ़ना है। क्लियर है। चलिए, धन्यवाद।